वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम 2019 की मनी नाम की एक ड्रामा और थ्रिलर से भरपूर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो शेयर मार्केट के फ्रॉड और स्कैम पर बनी हुई है। यदि आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं तो यह मूवी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया के हेडो नाम के एक शहर से होती है जिसको साउथ कोरिया की फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है। वहीं पर डीएमजे कॉर्डिस नाम के एक ब्रोकरेज फर्म में माइक नाम का एक लड़का एज ए ब्रोकर काम करता है। माइक बहुत मेहनत और लगन से काम करता है लेकिन इसके बावजूद वह एक कामयाब ब्रोकर नहीं बन पाया और उसका कमीशन हमेशा जीरो ही होता है, जो उसके लिए एक शर्मनाक बात थी। वह अपने आसपास सक्सेसफुल ब्रोकर्स को देख के उनकी तरह बनना चाहता है और किसी भी हालत में सक्सेस और पैसा कमाना चाहता था। माइक एक बहुत ही गरीब परिवार से है। उसके माता पिता फार्मर है और जब भी उसे टाइम मिलता है वह फार्मिंग में उनकी हेल्प भी करता है। ऑफिस में उसका खास दोस्त होता है केविन। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही ऑफिस में काम भी करते हैं। केविन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वह अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फर्म खोलना चाहता है और एक्सपीरियंस के लिए वह यहाँ पर काम कर रहा है। माइक गरीब था मगर इसके बावजूद केविन उसे अच्छा दोस्त मानता है। कैरिडियम सिक्योरिटीज में ब्रोकर्स जो अपने क्लाइंट्स के ऑर्डर्स के हिसाब से शेयर्स और सिक्योरिटीज को उनके अकाउंट से बाय या सेल करते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। मतलब जितना बड़ा ऑर्डर उतना बड़ा कमीशन। मार्केट 9 बजे से स्टार्ट होता है और 3 बजे बंद हो जाता है। मतलब 6 घंटे की टेंशन और इसी बीच कोई खूब पैसा कमाता है तो खूब पैसा कमाता भी है। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर कहे तो बिग मनी के द्वारा स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन तो चलता ही रहता है। स्पेकुलेशन यानी शेयर्स की प्राइस को गिराकर उनको सस्ते भाव पर खरीदो और जब मार्केट में उनकी डिमांड बढ़े तो फिर उन्हें महंगे भाव में बेच दो, जो कि इलीगल है क्योंकि ऐसे स्पेकुलेशन से छोटे मोटे रिटेलर या इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की स्पेकुलेशन को रोकने के लिए जिस तरह हमारे यहाँ सेबी है ठीक उसी तरह वहाँ पर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस इन शॉर्ट FSS है। खैर फिर एक दिन माइक को एक क्लाइंट का कॉल आता है। कॉल पर उसे एक क्लाइंट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की 20,000 शेयर्स इतना कहकर कॉल कट कर देता है। अब माइक समझ नहीं पाता कि स्टॉक को खरीदना है या बेचना। वह थोड़ी देर सोचने के बाद उस स्टॉक को क्लाइंट के अकाउंट से खरीदता है लेकिन थोड़ी ही देर में माइक को फिर से उस क्लाइंट का कॉल आता है। वह गुस्से में उससे कहता है कि मैंने शेयर बेचने को कहा था, खरीदने को नहीं। तब वह क्लाइंट उसके पैसे वापस मांगता है। माइक की गलती की वजह से उनको क्लाइंट के पैसे कंपनी के फंड से वापस देना पड़ता है। इसीलिए मैनेजर सबको कहता है कि क्योंकि कंपनी के फंड से क्लाइंट को पैसा देना पड़ा, इस महीने किसी को कमीशन नहीं मिलेगा। तो सब माइक पर गुस्सा होते हैं। अब ये सब लियोन देख रहा होता है। लियोन यहाँ का सबसे बड़ा ब्रोकर है और उसका नाम कमीशन लिस्ट में हमेशा टॉप में रहता है। फिर माइक से कहता है एक जमाने में मेरी हालत भी तुम्हारी तरह थी, पर जब मैं एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ काम करने लगा मेरी हालत सुधरने लगी और इस कंपनी के टॉप ब्रोकर बन गया। लियोन माइक से कहता है कि जैक नाम का एक ब्रोकर है, उसके पास मार्केट की सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन रहती है। सब उसके साथ काम करना चाहते हैं और मैं भी उसके साथ काम करता हूँ क्योंकि जिन्होंने उनके साथ काम किया है वह आज टॉप ब्रोकर बन चुके हैं। अब लियोन के शान और शौकत सक्सेस देखकर माइक भी जैक के लिए काम करना चाहता है। माइक जैक से मिलता है। जैक की पर्सनैलिटी देख वह हैरान रह जाता है। जैक उसे एक फोन देता है और कहता है तुम्हें सैमुअल एसेट नाम का एक अकाउंट हैंडल करना है और तुम्हें इस फोन पर कल कॉल आएगा। फोन पर तुम्हें जैसा कहा जाए ठीक पैसा ही करना है। अगर तुम यह ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हैंडल करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा कमीशन मिलेगा और आगे हमारे साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। जैक यह भी कहता है कि भाई ये सब बातें किसी को भी पता ही नहीं। अगले दिन माइक उस सैमुअल एसेट का डीमेट अकाउंट खोलता है। उसमें 50 मिलियन डिपॉजिट था। वह अकाउंट को डीलिंग के लिए रेडी रखता है। तभी उस फोन पर उसे एक कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि मार्केट शुरू होते ही स्प्रेड कंपनी के 5 लाख शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। उसमें से तुम्हें 9 लाख शेयर्स खरीदने हैं। स्प्रेड एक लार्ज कैप कंपनी है, उसके मार्केट में कभी 500 से ऊपर ज्यादा शेयर्स बेचे नहीं जाते, तो कोई कंपनी इतनी क्वांटिटी में शेयर क्यों बेचेगा। तभी हमें पता चलता है कि एक ब्रोकरेज कंपनी में एक ब्रोकर जो चेक के लिए काम करता है, उसी ने स्प्रेड कंपनी के 15 लाख शेयर चेक के कहने पर बेचने के लिए रखा था। अब जैसे 9 बजे मार्केट शुरू होता है माइक 9 लाख शेयर खरीदने में लग जाता है। मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी का शेयर इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है देखकर हंगामा मच जाता है। माइक जैक के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसमें से सिर्फ 9 लाख शेयर्स खरीदता है। खैर अब इस ट्रांजेक्शन की खबर डीएम सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट को लग जाती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि माइक ने इतनी बड़ी डील की है। तो वह उस क्लाइंट को कॉल बैक करके कंफर्म करता है। तो वह
क्लाइंट उसे इंजेक्शन देते हुए कहता है उसी ने शेयर्स खरीदने को कहा था, मगर वह क्लाइंट फेक होता है। अब इस बड़ी ट्रांजैक्शन के बाद शेयर मार्केट में उथल फुथल होती है। दरअसल हांगकांग में एक बैंक ने कुछ सिक्योरिटीज को मार्केट प्राइस से काफी कम में बेचा होता है और अचानक मार्केट में इतने शेयर्स अवेलेबल होने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू गिरती है। तो इस वजह से पूरा मार्केट भी नीचे गिर जाता है। गिरती हुई मार्केट का फायदा उठा के जैक कई कंपनी के शेयर सस्ते दाम पर खरीदता है। 15 लाख से 9 लाख शेयर्स खरीदना यह तो एक दिखावा था, मगर असली मकसद तो पूरी बिलियन की मार्केट को गिराना था। अब इस डीलिंग की खबर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस इन शॉर्ट FSS को लग जाती है, जो कोरिया के शेयर मार्केट फ्रॉड को कंट्रोल करती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए केस रॉय नाम के एक इन्वेस्टिगेटर को दिया जाता है और रॉय स्प्रेड के स्कैम को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, मगर स्प्रेड के शेयर बेचने वाला वो ब्रोकर देश छोड़ के भाग गया है। तो अब वह शेयर्स खरीदने वाला सैमुअल एसेट के ऑफिस में पहुंचता है, मगर वह ऑफिस खाली होता है। वहाँ तो बस एक आदमी होता है जो जैक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था और अपना कमीशन ले कफ के गायब हो चुका था। तो अब रह जाता है माइक, जो इस ट्रांजेक्शन में ब्रोकर था। तो रॉय उसके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ रॉय माइक को कहता है कि उसने उसका कमीशन लाख के ऊपर का अमाउंट बामास के एक ओवरसीज अकाउंट खोलकर वहां डिपॉजिट कर दिया है। माइक अब उन पैसों से एक आलीशान फ्लैट खरीदता है और उन पैसों से अपने माता पिता के लिए भी बेहतरीन जिंदगी देने की कोशिश करता है और यह देख दोनों बहुत खुश होते हैं। वह डिनर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगे रेस्टोरेंट लेकर जाता है। फिर उसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में पहली बार माइक की मुलाकात रॉय से होती है। रॉय अपना विजिटिंग कार्ड माइक को देता है और कार्ड को देखकर माइक को शक होता है कि कहीं FSS की नजर उस पर तो नहीं है। खैर अब जैक अगले डील के लिए माइक को मिलने के लिए बुलाता है। वह माइक से कहता है कि अगली बार उसे प्रोग्राम ट्रेडिंग करनी होगी। प्रोग्राम ट्रेडिंग मतलब बहुत सारे अलग अलग शेयर्स के ऑर्डर को एक साथ एक बार में एक्सिक्यूट करना। तो अलग अलग शेयर्स को मिलके एक बास्केट बनाया जाता है और उन्हें एक साथ एक बार में बेचने के लिए रखते हैं, जो एक प्रोग्राम के जरिए किया जाता है। अब मार्केट गिरना शुरू होता है तो माइक को बल्क में शेयर्स के ऑर्डर मिलते हैं। माइक को करीब 139 मिलियन के शेयर्स बाय करने की ऑर्डर्स मिलते हैं, जो वह प्रोग्राम ट्रेडिंग के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरी करता है। टोटल मिला के 700 मिलियन के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिससे माइक को 1 करोड़ 75 लाख का कट मिलता है। यह देख ऑफिस के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब रात को रॉय माइक को उसके अपार्टमेंट के नीचे मिलता है और उससे कहता है कि उसकी नजर उस पर है। यह सुनकर वह टेंशन में आ जाता है। अगले दिन माइक जैक को मिलने के लिए बुलाता है और यह सब बात जैक को बताता है। तब जैक उसे दिलासा देता है कि रॉय के पास उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम डर गए तो बात बिगड़ सकती है, और उससे कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर बहामास जाने के लिए सलाह देता है। माइक वेकेशन के लिए बहामास निकल जाता है। वहाँ वह उस बैंक में जाता है जहाँ जैक ने उसका कमीशन डिपॉजिट किया था और देखता है अपने अकाउंट में 1.41 मिलियन डिपॉजिट है। और यह देख माइक को विश्वास नहीं होता। वह हैरान रह जाता है और खुशी से झूम उठता है। वहाँ से कुछ पैसे लेकर अब वह एंजॉय करने निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात डेविड से होती है, जिसकी न्यूयॉर्क में एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। दोनों एक दूसरे का विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं। जब माइक वापस आता है तो उसने देखा कि FSS के लोगों ने उसके ऑफिस पर रेड डाली है और उसकी वजह से खुद माइक, जिसने पिछले कुछ दिनों में की हुई डीलिंग्स FSS की नजर में आई, जिसे लेकर DM की इंक्वायरी कमेटी उसकी पूछताछ करती है। इसी वजह से प्रेसिडेंट लियोन को जॉब से निकाल देते हैं और उसका सारा काम माइक को सौंपते हैं, जिससे लियोन माइक पर खास नाराज होता है और उसे भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। अब इन सब बातों की परवाह नहीं है तो वह अपने पैसों की मस्ती में चूर हो जाता है। ऑर्डर की वजह से माइक का ऑफिस में रौब बढ़ जाता है और कमीशन में उसका नाम हमेशा टॉप में रहता है। दरअसल वह अनजाने में शेयर्स में स्पेकुलेशन कर रहा था, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। फिर एक रात माइक को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फिर अगले दिन उसे न्यूज से पता चलता है कि बेक नाम का एक ब्रोकर ने सुसाइड कर लिया है और तब माइक को पता चलता है कि वह ब्रोकर भी जैक के साथ काम करता था, क्योंकि माइक उसे एक बार देखा था जब वह जैक से मिलने गया था। अब पुलिस माइक से पूछताछ करती है, क्योंकि सुसाइड करने से पहले बेक ने लास्ट कॉल माइक को किया था। अब ऑफिस में माइक पिछले कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखता है तो उसे पता चलता है कि जिन दो ब्रोकर ने माइक के साथ प्रोग्राम ट्रेडिंग की थी उसमें बेक का भी नाम था।
खैर रॉय माइक की कलीग किम के पास जाता है क्योंकि किम भी मार्केट में थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन करती है, इसलिए रॉय उसकी भी इंक्वायरी करता है। रॉय उससे कहता है कि अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो मेरा एक काम करना होगा। वह किम को माइक की कंप्यूटर से उसका ट्रांजैक्शन डाटा चोरी करने के लिए कहता है। फिर रॉय हैंग नाम का एक ब्रोकर के पास जाता है जो जैक के लिए काम करता है। रॉय उसका भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है क्योंकि उनके शक के दायरे में वह भी आ चुका था। अब हैंग लियोन से मिलता है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हैंग ने ही लियन को जैक के साथ काम करने के लिए कहा था। दोनों को अब पता चल चुका था कि जैक उन्हें मोहरा बनाकर असली गेम खेल रहा था और अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वह दोनों फंसेंगे, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि वह दोनों रॉय का साथ देंगे और जैक को पकड़ने के लिए उनकी मदद करेंगे। दूसरी तरफ माइक हैंग के ऑफिस आता है उससे मिलने के लिए। तभी वह वहां देखता है कि हैंग ने बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लिया, लेकिन वह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है क्योंकि जैक ने कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए उसे मरवाया था। यह सब देख माइक अब टेंशन में आ जाता है। केविन माइक को समझाता है कि वह जो कुछ कर रहा है उससे वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है और उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और रॉय भी उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, लेकिन माइक उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। खैर जैक माइक को मिलने बुलाता है। जब वह जैक से मिलता है तो जैक उसे कहता है कि उसे अब नेगेट सॉर्टिंग करनी होगी जो शेयर मार्केट में इलीगल है। काम 35 मिलियन का है जिसमें माइक को कट मिलेगा $5 मिलियन का। नेकेड शॉर्ट सेलिंग जिसमें बिना शेयर उधार लिए ही उन्हें बेच दिया जाता है। यह सामान शॉर्ट सेलिंग से अलग है जहां पहले शेयर उधार लिए जाते हैं और फिर बेचे जाते हैं, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग में यह भी नहीं देखा जाता कि शेयर असल में अवेलेबल है भी या नहीं और फिर भी उन्हें बेच दिया जाता है। इससे शेयर्स की कीमत पर गलत तरीके से दबाव बन सकता है जिससे मार्केट में उतार चढ़ाव और हेयर फेयर हो सकती है, खासकर जब वह शेयर बड़ी क्वांटिटी में हो। अब दूसरे दिन माइक को क्लाइंट का फोन आता है और वह उसे सिंगल टेक कंपनी के 70,000 शेयर्स खरीदने को बोलता है। जैसे ही माइक उसे खरीदने में लग जाता है तभी एक और क्लाइंट का फोन आता है। वह उसे 80,000 शेयर्स खरीदने के लिए बोलता है। दरअसल जैक दूसरे क्लाइंट के थ्रू शेयर खरीद रहा था और ऐसा करके वह उस कंपनी के पूरे 20 मिलियन के शेयर्स माइक के जरिए लो प्राइस में बाय कर लेता है। माइक न्यूज में देखता है कि 2 दिन पहले सिंगल टेक कंपनी में आग लग गई थी। इसका फायदा उठा के जैक नेगेट शॉर्ट सेलिंग करके सिंगल टेक के काफी शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है करके दिखाया था, जिससे डरकर इन्वेस्टर अपने शेयर्स मार्केट में बेचने लगते हैं, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगती है। इसी का फायदा उठा के जैक उन्हें कौड़ियों के भाव खरीद लेता है। माइक अब पूरा केस समझ चुका था और उसे यकीन था कि आग भी जैक ने ही लगाई है। दरअसल सिंगल टेक जैसी कंपनी बैंकरप्ट होता है। उनके शेयर्स के प्राइस को पूरे बॉटम तक ले जाके जैक उन्हें पूरी तरह से कौड़ियों के भाव खरीदता है और कंपनी पर कब्जा करके फिर उन कंपनी के एसेट्स को बेचता है और $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाता है। दूसरी ओर किम को मौका देखकर माइक के कंप्यूटर से पेन ड्राइव पर उसकी ट्रांजैक्शन की डाटा चोरी करती है। जैक लियन का एक्सीडेंट करवाता है जिसकी वजह से वह कोमा में चला जाता है और जैक माइक को हॉस्पिटल बुलाकर उसे लियन की हालत दिखाते हुए धमकाता है कि अगर उसने उसके साथ गद्दारी की तो उसकी भी हालत उनकी तरह होगी। अब माइक पूरी तरह से फंस चुका था। इधर रॉय सिक्योरिटी यूनिट के साथ डीएम सिक्योरिटी पर रेड डालता है, उनके सारे अकाउंट्स की फाइल जब्त करता है। रॉय माइक को अपने साथ ले जाता है। रॉय उसे दिखाता है कि कितने सारे ब्रोकर्स और कंपनियां जैक की वजह से बर्बाद हुई है। रॉय सबूत के रूप में उसे दिखाता है कि उसके पास माइक की सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी है जो किम ने उन्हें दिया है। तभी माइक को मैसेज आता है कि केविन के फादर की कंपनी यूजिंग डूब चुकी थी और बैंकरप्सी के कगार पर है। तभी उसे बोर्ड पर दिखाई देता है कि अब जैक का अगला शिकार केविन के फादर की कंपनी है। तब उसे समझ आ जाता है कि जैक नेकेड शॉर्ट सेलिंग करके केविन के फादर की कंपनी कौड़ियों के भाव खरीदना चाहता है। अब रॉय उसे ऑफर देता है कि अगर वह जैक को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगा तो वह उसे छोड़ देगा। खैर अब माइक केविन को जाकर मिलता है और उससे वादा करता है कि कल जब मार्केट ओपन होगा तब तुम्हारी कंपनी की यानी बसंत की शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा जो अब बॉटम पर है। मैं तुम्हारे फादर की कंपनी के सब शेयर्स बाय करूंगा। तब केविन कहता है कि उसके अंकल कंपनी को सस्ते में किसी और कंपनी को बेचना चाहता है। तब माइक उनसे कहता है कि जल्दबाजी में कंपनी को सस्ते में मत बेचो, उसे मैं ऊपर उठाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन सुबह मार्केट खुलती ही माइक अपने कलीग से कहता है कि बसंत के सब शेयर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से खरीदो, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरी तरफ केविन अपने अंकल को उनके हिस्से के शेयर्स बेचने को रोकता है और उन्हें थोड़ा वेट करने के लिए बोलता है।
इस दौरान जैक माइक को कॉल करता है, लेकिन माइक उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इस डील का पता रॉय को भी चलता है और वह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की ऑफिस की ओर निकलता है। अब माइक मार्केट में बसंग के 9 मिलियन के शेयर्स बेचने के लिए अवेलेबल करता है। माइक ने ही ग्लोबल के अकाउंट से कुछ घंटे पहले खरीदा था। अब यहाँ हमें माइक का असली प्लान पता चलता है। आपको याद होगा माइक डेविड से बामास में मिला था और उसकी न्यूयॉर्क में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो माइक डेविड के जरिए बसंग का शेयर खरीदता है। अब सवाल आता है माइक के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो बाहामा के बैंक में जहाँ माइक का आज तक की कमाई लगभग मिलियंस डॉलर जमा थी, वहीं उस पैसे से बसंग के शेयर्स को डेविड के कंपनी के जरिए खरीदता है। अब मार्केट में बसंग के शेयर की कीमत बढ़ती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर और केविन के अंकल अपने शेयर नहीं बेचते। इससे जैक का वह कंपनी खरीदने का प्लान फेल हो जाता है, जिससे वह बहुत गुस्सा होता है। जैक अपने किलर को माइक को मारने के लिए भेजता है, लेकिन सिक्योरिटी के लोग माइक के साथ होने के कारण किलर कुछ कर नहीं पाता। अब रॉय जैक को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी पर रेड डालता है, मगर जैक निकल चुका था। जब रॉय जैक को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता था तो माइक उससे कहता है जैक जरूर उसे मिलने के लिए बुलाएगा। जैसा कि माइक ने सोचा था, जैक उसे मिलने के लिए मेट्रो स्टेशन बुलाता है। माइक उससे मिलने वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैक को माइक के साथ बात करते समय उसको पता चलता है कि माइक ने अपने कोट में माइक्रोफोन छुपाया हुआ है, जिसके जरिए उनकी बातें रॉय सुन रहा है। तभी जैक का किलर माइक के पेट में चाकू से पार कर देता है, लेकिन रॉय आके उस किलर को पकड़ता है और साथ ही जैक को भी पकड़ता है। जैक को लगता है उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन माइक उन्हें वह रिकॉर्डिंग देता है जो उसने जैक से उसकी पहली मुलाकात से उनकी बातें रिकॉर्ड की थी। अब रॉय जैक को अरेस्ट कर ले जा रहा होता है, तो मौका देख के माइक ट्रेन से भाग जाता है और रॉय को फोन करके सब लोकेशन बताता है जहाँ उसने जैक की दी हुई फोन वगैरह छुपाया था। तभी ट्रेन में बैठ के माइक की नजर ट्रेन से ट्रेवल कर रहे एक आदमी पर जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक नई रोमांचक कहानी के साथ।